हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जियो का जो चैप्टर 1 था उसके जो बची हुई हेडिंग थी उसके आगे से पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 होगा। ओके, और जो बुक है हमारी वो वही मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। ठीक, और चैप्टर हमारा चैप्टर 1 है जो भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे भूगोल के क्षेत्र, मतलब भूगोल कितने एरियो से जुड़ा हुआ है, कितने सब्जेक्ट से रिलेटिव है, कौन कौन से सब्जेक्ट इससे रिलेटिव हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हमें पता लगेगा कि कौन इतने सब्जेक्ट, इसकी शाखाएं हैं, इतने ब्रांचेज हैं, इतने क्षेत्रों से ये जुड़ा होता है। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं नंबर 1 यहाँ से करके कि गणित एवं खगोलीय भूगोल। ये जो गणित और खगोलीय की है ये क्या किस में आ जाती है, इसके गणित एवं खगोलीय भूगोल में। और दूसरे नंबर पे है भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान। ठीक, भूविज्ञान जो होता है वो भू आकृति विज्ञान में ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। मौसम विभाग, इसको जलवायु विभाग कहते हैं। नंबर 3 जल विज्ञान, इसको हम समुद्री विज्ञान कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी और मृदा भूगोल कहेंगे इसको। वनस्पति विज्ञान, पादप मतलब भी पेड़ पौधे ही होते हैं तो ये पादप भूगोल हो जाएगा। प्राणी विज्ञान तो इसको प्राणी भूगोल कहेंगे, 7 हो गया। उसके बाद पारिस्थितिक विज्ञान, ये तो जानते ही हो, इकोसिस्टम वगैरह ये सब इसमें आता है। तो पारिस्थितिकी में तो ये मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारा पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण विज्ञान। फिर सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, भूगोल चिंतन, दर्शन शास्त्र। भूगोल चिंतन में आ जाएगा ये दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र। उसके बाद सामाजिक भूगोल, समाज शास्त्र, ये हो जाएगा हमारा 12 नंबर, यहाँ लिख देते हैं 12 नंबर। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास। ऐतिहासिक भूगोल जो आएगा वो इतिहास, उसमें पढ़ते हैं हम, इतिहास के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेगी। और राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल। और जनसंख्या भूगोल में जानकीकी। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक सांख्यिकी भूगोल में प्रमाणिक प्रविधियाँ। ठीक है, इसमें जो मतलब किसी चीज़ को प्रमाण देते हैं, प्रूफ के साथ पढ़ते हैं उसमें। तो ये टोटल 17 ब्रांचेस इसमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ से हम पढ़ के हमें पता लगेगा कि जब इतनी भूगोल हम पढ़ते हैं तो इतनी सारी शाखाओं से, इतनी सारे विषयों से इसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतने विषयों की इसमें हमें जानकारी मिलती ही मिलती है। ये नहीं है कि मतलब कि हम सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट की ही नॉलेज इसमें पाते हैं, इसमें कई सब्जेक्ट की हमें नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल जो है कि कई विषयों से जुड़ा हुआ है और कई विषयों की जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भूगोल की शाखाएं। इसके पहले हमने 2-3 हेडिंग छोड़ दी क्योंकि अब जो नई बुकें हैं आपकी उसमें नहीं मिलेगा देखने को, ये पुरानी बुकों में हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें, जो अभी हमने देखा। इससे यह स्पष्टता प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनको हम पढ़ेंगे तो उनकी जानकारी भी हमें मिलेगी। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। कुछ उपागम मतलब किसी सबूत, किसी जरिए, किसी मतलब कोई सा भी जानकारी है तो किसी चीज़ के जरिए जानकारी मिली है, उसके थ्रू हम इसको जानते हैं। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं। एक विषय वस्तु है क्रमबद्ध, और प्रादेशिक। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस से होगा। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा प्रवृत्ति किया गया था।
जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर जो 1789 से 1859 द्वारा किया गया था। ठीक, ये आगे पीछे थे इनके ही जिस टाइम में इनका जीवन था उसी टाइम में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताया था, जिक्र किया, उसके बारे में सर्च किया, जो भी कार्ल रिटर नाम का था। ठीक, और हम्बोल्ट ने किसकी जानकारी दी? विषय वस्तु भूगोल की। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई सा भी अगर सबूत मिलता है तो उसको हम पूरे विश्व के स्तर पे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात क्षेत्रीय रूप के पहले विश्व में देखेंगे, फिर जहाँ पाया जाता है उसके बारे में उसकी जानकारी देखते हैं। क्षेत्रीय रूप में वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक के रूप में अगर किसी की रुचि रखता है तो पहले वो वर्ल्ड लेवल में उसको सर्च करेगा, उसके बारे में जानकारी, मतलब कि और देशों में क्या उसके बारे में रिपोर्ट है या जानकारी है, सबको क्या क्या पता है। फिर प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, जैसे कि विषुवतरेखीय, सदाबहार वन, नर्म लकड़ी वाले, कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। फिर उसके बाद वो वनों के प्रकारों में उसको डिवाइड करेगा, देखेगा कि किस में वो मिलता जुलता है, किस हिसाब से है, या फिर सदाबहार वन है, नरम लकड़ी वाला है, कोणीधारी वन है, या कैसे, मतलब उसमें पौधे मिल रहे हैं, किन वनों से मिलते हैं, तो उस हिसाब से उसकी क्या करेगा, तुलना करेगा और उसको टैली करेगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रादेशिक, प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्देशित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। मतलब भिन्नताओं में एकता की खोज करता है वो। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद मतलब दुविधा, ठीक, दो चीज़ों को लेके। अब क्या कहते हैं कि यहाँ से मतलब जो भी अगर हम पाते हैं किसी चीज़ को प्रादेशिक, प्राकृतिक में, तो उसके बारे में हम बढ़िया से डिटेल निकालते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, कई रिपोर्ट के बाद हम उसका रिजल्ट दे पाते हैं रिसर्च करके। कई जगह से मतलब वो कहते हैं ना, कई अंश मिलते हैं, किसी चीज़ से टैली कराते हैं, उससे अगर नहीं मिल रहा है किसी से तो फिर प्राकृतिक तौर पे देखते हैं इस क्षेत्र में कहाँ पे इसको ज़्यादातर पाया जाता है, फिर वहाँ से उसको टैली करके हम भिन्नता में एकता देखते हैं। एक प्रदेश में तथ्य का अध्ययन समग्रता में विविधता में एकता की खोज करते हुए करते हैं। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था और ये शुरू में ही क्या एक विषय में परिवर्तित हो चुका था, सब्जेक्ट के रूप में। द्वैतवाद दुविधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते हैं, पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो भौतिक भूगोल पे, फिजिकल ज्योग्राफी पे क्या करते हैं, जोर देते हैं। परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है, वह प्राकृतिक का अनिवार्य अंग है। मनुष्य जो है कि बहुत ज़रूरी अंग है प्राकृतिक का। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान किया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। मनुष्य की क्रियाओं पे जब हमने बल दिया है तो मानव भूगोल का क्या हुआ है, एक तरह से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसका डेवलप हुआ है और निर्माण भी हुआ है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मनुष्य अपने अंदर बदलाव लाता गया, बुद्धि दिमाग का जोर देता गया और तकनीकी चीज़ों में सुधार लाता गया, जैसे हथियार बनाता गया और आसान काम होता गए,
बहुत सी उसने तकनीकी चीज़ें बनाई, जैसे खेत जोतने के लिए हल बनाया तो खेत आसान हो गया जोतना, खुदाई करना, बीज बोना आसान हो गया, बढ़िया तरीके से बोने लगे, सिंचाई का तरीका बनाया, कपड़े बनाए, खाने पीने रहने के लिए घर बनाया, बहुत सी उसने व्यवस्थाएं बनाई, जिससे क्या हुआ उसको बहुत ज़्यादा क्या इम्प्रूवमेंट मिलता गया और उसी से मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर है। इसकी शाखाएं क्या है? विषय वस्तुगत या क्रम के आधार पर क्रमबद्ध है, मतलब सीक्वेंस में है। भूगोल की शाखा विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। नंबर 1, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? भू आकृति विज्ञान। यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित क्रियाओं पर अध्ययन करता है। जो भू आकृति विज्ञान है जमीन के बारे में ही करता है कि मतलब कहाँ कैसी कैसी आकृतियाँ हैं, पहाड़ है या पठार है या दलदल है, नदी, खाई, जो भी है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। दूसरा, जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जैसे मौसम कैसे परिवर्तन हो रहा है, मौसम में क्या चेंज आ रहा है, इसके बारे में। वायुमंडल की संरचना क्या है, जैसे लेयर है 1 2 3 4 लेयर वायुमंडल की है, ठीक है ना, बाहिर मंडल, मध्य मंडल, अंतर्मंडल, ऐसे कर करके है ना, तो उनकी संरचना के बारे में इसमें बताएंगे। जलवायु प्रदेश, कैसे कैसे प्रदेशों में कहाँ कैसी जलवायु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु कितने प्रकार की है उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं। इसमें समुद्र, नदी, झील, ये सारे मतलब जहाँ पे भी पानी का जमाव है, इकट्ठा है, समुद्र, नदी से लेके जलाशय, उसके बारे में यहाँ पे मिलता है पढ़ने को। उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उसके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन, मनुष्य के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अभी हमने उधर भी भूगोल की शाखा देखी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। जैसे भौतिक भूगोल हो गया, ठीक, तो भौतिक भूगोल में यहाँ दे रखा है कौन कौन से होते हैं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान, ये क्या है? भौतिक भूगोल हो गए, ठीक। दूसरा है सिद्धांतिक और दर्शन। सिद्धांतिक और दर्शन में क्या क्या है, तो यहाँ देखो ये दिया गया है, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारस्परिक क्रियाएं, जमीन और मनुष्य की क्रियाओं के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। फिर आता है विधि एवं तकनीकी, टेक्निकल तौर पे, तो इसमें मानचित्र कला हो गई, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि हो गई और मात्रात्मक तकनीकी हो गई, भू संरचना हो जाता है और GIS पद्धति होती है, GPS होता है, LIS होता है। इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर आता है मानव भूगोल, ठीक। तो मानव भूगोल में क्या क्या आता है, तो ये हम मानव भूगोल में देखेंगे। मानव भूगोल में इतनी सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या एवं बस्ती, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, ग्रामीण, नगरीय और कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाएं, ये सारा किस में आएगा? टोटल मानव भूगोल में, ठीक। ये पूरा क्या है? मानव भूगोल में आता है। उसके बाद अंतरपृष्ठीय भू जीव भूगोल। अब इसमें है जीव भूगोल में पादप है, मतलब पेड़ पौधे, प्राणी भूगोल है, पर्यावरण है और पारिस्थितिकी। जीवों के जो अंतरपृष्ठ हैं, उनसे जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में ये पढ़ते हैं। एक इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा जो पारितंत्र है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है कि एक दूसरे में कैसे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे कैसे आश्रित है, ये सारा इन पे जानकारी मिलेगी। अगर जैसे पेड़ काट दें तो कैसे उनसे हो। चौथे में है मृदा भूगोल। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उनका उत्पादकता, मतलब वो किस लेवल में उपजाऊ है, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। कहाँ कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है और उसका क्या क्या उपयोग है। हर मिट्टी हर प्रकार की फसल नहीं बो सकती, ठीक है ना, तो सबकी अलग अलग प्रकार की खेती होती है। जैसे काली मिट्टी में कुछ और बोया जाता है, बालू वाली मिट्टी होती है रेतीली, तो उसमें मूंगफली वगैरह अच्छी खेती होती है। और भी
जैसे दोमट मिट्टी हो गई और पीली मिट्टी हो गई, तो हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, मिट्टी के हिसाब से फसल वहाँ पे अलग अलग बोई जाती हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ा जाता है। सेकंड पॉइंट में आता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में क्या क्या है? नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज तथा उसकी स्थानिक प्रादेशिक ज्ञातात्मक डायनामिक्स एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है या इसमें आता है। कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो समाज है, ठीक है ना, लोगों का समाज, इसकी स्थानिक मतलब जिस जगह वो रहते हैं और प्रादेशिक ज्ञातात्मक जो वहाँ पे हैं ये लोग, और एवं समाज और योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उनके योगदान से जो संस्कृति वहाँ निर्माण होती है उसके बारे में यह अध्ययन करते हैं कि यहाँ ऐसी संस्कृति क्यों है, यहाँ का रीति रिवाज ऐसा क्यों है। हर जगह के रीति रिवाज अलग होते हैं, त्यौहार अलग होते हैं और फसलें अलग होती हैं, उसी हिसाब से कल्चर भी अलग अलग, हर राज्य के अलग ही अलग हैं। दूसरे में आता है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं, अब यहाँ पे क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में और शहर में तुलना करेगा दोनों का, ठीक है ना। यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कैसी है, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कैसी है, उसका वितरण किस हिसाब से हो सकता है, घनत्व कितना है। शहर में घनत्व ज़्यादा है, थोड़ी सी जगह में बहुत लोग रहते हैं, हज़ारों लोग रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन गाँव में जितने में यहाँ हज़ारों लोग रहेंगे, वहाँ कुछ 100 लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन खुली खुली है। यहाँ कम जगह में ज़्यादा लोग बसे हैं। लिंग अनुपात होता है। लिंग अनुपात मतलब स्त्री पुरुष का देखा जाता है कि जनसंख्या स्त्रियों की ज़्यादा है कि पुरुषों की ज़्यादा है, ठीक। प्रवास, घर, व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। उनका आवास कैसा है, उनका व्यवसाय कैसा है, रहन सहन किस हिसाब से है, उसकी संरचना के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अधिवासों में मतलब घर का, जैसा उनका रहन सहन के, घर की बनावट कैसे, यहाँ कैसा घर है, वहाँ रहने का कैसा है, आवास जिस हिसाब से, उनकी यहाँ पे तुलना की जाती है। फिर आता है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या होता है, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, स्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन करता है, ठीक ना। पर्यटन कैसा है, जहाँ से मतलब 2 रुपये आने का रास्ता बन सके, 2 पैसे कमा सकें, ठीक है ना, वहाँ से, जैसे कृषि से भी, उद्योग से भी कमा सकता है, पर्यटन व्यापार से भी कमा सकता है, परिवहन से कमा सकता है, और स्थापना से भी, तत्वों से सेवाएं दे के कमा सकता है, सर्विस से, ठीक है ना। इनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करता है, प्रत्येक प्रादेशिक वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। यहाँ आने के जो ऐतिहासिक अनुभवों से गुजर के आया है उसके बारे में अध्ययन करता है। जैसे इतिहास पूरा पढ़ लिया तो पहले कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, तो आज क्यों नहीं है, तो वो इतिहास जानेगा, पूरी जानकारी देगा, तो बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। पहले हड़प्पा में बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, तो कहाँ चली गई, कैसे हुआ, भारत इतना पीछे क्यों हो गया। अगर भारत की जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी तो गया कहाँ, है ना। तो वो सारा इतिहास पढ़ के ही सारी जानकारी मिलेगी। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिकी परिवर्तन होते रहे, मतलब समय के साथ समय की परिवर्तन होते रहे, समय समय से चेंज आता रहा, और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है, मतलब उसका उद्देश्य है, ठीक। राजनीतिक भूगोल। अब पॉलिटिकल भूगोल क्या होता है, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है, जो घटनाएं घटी हुई हैं उनके हिसाब से, एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, मतलब जो पड़ोसी देश हैं उनकी बाउंड्री लाइन के हिसाब से वो संबंध रखता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है, चुनाव के हिसाब से कहाँ कैसे कैसे मतलब पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, उस हिसाब से सारा अध्ययन करता है क्षेत्र के बारे में। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जनसंख्या जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे कि वहाँ की जनसंख्या उनको
लाभ मिले और वो क्या करे, वहाँ के लीडर को चुने। अगली है जीव भूगोल। इसमें भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरपृष्ठीय इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का उदय हुआ है। ठीक है ना, दो भूगोल को मिला के इनका आपस में निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं, जैसे जीव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। पशुओं के बारे में, वो कहाँ कैसे रहते हैं, किस माहौल में हैं, मतलब वही है ज़मीनी स्तर पे उनके आसपास का पर्यावरण, उनका क्षेत्र देखना, यही सब इसमें जीवों के बारे में होती है। वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक रूप का अध्ययन करते हैं। अब ये कहाँ कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है, वहाँ क्यों उगता है, कोई जैसे अगर हम विदेश में जैसे बताया कि सेब वहाँ होता है, कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, वहाँ का पेड़ ला के यहाँ उगाओ तो नहीं होगा, क्योंकि ठंडे प्रदेश में होता है। अब जो ठंडे प्रदेश में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ उगाएंगे, गर्म प्रदेश में राजस्थान में होगा नहीं होगा, तो वहाँ का वातावरण उसको डिपेंड करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों स्पीसीज के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। साइंटिफिक तौर पे इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, कौन सी प्रजाति, कौन सा जीव है, कौन सा पुराना जीव है, कौन सा नया जीव है, नए नए जीव, लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं जो अभी तक हम नहीं जान सके हैं। ठीक है ना, कुछ प्रजातियां हम जानते हैं, उनको नाम दे पाए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं समुद्र में और जगह जिनको कभी कभी कोई नई नई प्रजातियां देख लेते तो बड़ा हैरान हो, तो ये अजीब सा जीव है। ठीक है, अब जैसे डायनासोर, कहने तो लगे अब डायनासोर, नाम दे दिया उसको डायनासोर, और पता नहीं उस टाइम में वो क्या कहते होंगे, है ना, कुछ नहीं पता। वो समय समय के हिसाब से नाम दे के, जैसे किसी का नाम, कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हमने जो रख दिया है ना, मोटू छोटू, उसी नाम से जानने लग गए। तो ऐसी नई नई प्रजातियां मिलने लगी, उनको हमने नाम दे दिया तो फिर नामकरण हो गया उनका। ऐसी हजारों लाखों प्रजातियां भी हैं जो नहीं जान सकते हम। ठीक है, तो इसी में इसकी रिसर्च चलती रहती है। उसके बाद आता है पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण का चिंतन आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। अब इन सब का प्रदूषण से बचने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, इन सब के ऊपर इनका क्या हुआ, रिसर्च की जाती है। उससे बचाव के लिए किया जाता है, उसके उपाय ढूंढे जाते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पर्यावरण की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बर्फ, ग्लेशियर इतने पिघलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, बाढ़ आने की नौबत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो समुद्री तट के एरिए हैं, जो शहर वहर हैं, वो डूबने लग जाएंगे, पानी लेवल बढ़ेगा। तो उससे बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं सब। अगली हेडिंग है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। बृहद, मध्य, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय अध्ययन। पहले में क्या होता है, बृहद मतलब बड़ी, फिर उससे छोटी, मध्य लेवल की, और छोटी सबसे छोटी, और ग्रामीण और क्षेत्रीय, प्रादेशिक और क्षेत्रीय लेवल की। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक विकास मतलब इनका विकास किया कैसे जाए, कैसे उनको मतलब एक सही स्थिति में लाया जाए, उनका डेवलपमेंट के लिए सोचना। या फिर नगर नियोजन, नगर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे कैसे एक नगर को व्यवस्थित किया जाए, उसके बारे में भी। शहर में कैसी सुविधाएं होती है, जैसे नगर पालिका हो गई, नगर निगम होते हैं, ये सब जो करते हैं। प्रादेशिक विवेचन और विश्लेषण, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विश्लेषण करना, उसकी मतलब विकास की जो बात करते हैं उसको किन तरीक़ों से लाया जा सकेगा, इस पे बात करना, चर्चा करना, विश्लेषण करना। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, सर्वनिष्ठ हैं। ठीक, दो ऐसे विषय हैं जो सभी के लिए कॉमन हैं। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। अब प्रादेशिक उपागम के आधार पर देख रहा है। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास हो गया, और प्रादेशिक विश्लेषण हो गया, प्रादेशिक योजनाएं हो गई। विश्लेषण करने के बाद सारी योजना, फिर प्लानिंग भी करनी होती है। प्लानिंग में क्या क्या होता है, देशीय ग्रामीण योजना और शहरी योजना, दो तरह की योजना होती हैं।
इसके बाद आता है इसमें अध्ययन में क्या क्या करना होता है। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन होता है, मध्य प्रादेशिक अध्ययन होता है और सूक्ष्म, छोटे स्तर पर, बड़े से लेकर छोटे छोटे स्तर पे हर अलग अलग भाग में करके उसका अध्ययन हम करते हैं, डिटेल देखते हैं। फिर उसके बाद हम योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करेंगे। पहला पॉइंट में दर्शन में क्या क्या आता है, भौगोलिक चिंतन आता है, समझना, उसको देखना, सोचना, उसके बारे में चिंतन किया जाता है। भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, विधि तंत्र एवं तकनीकी, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू संरचना विज्ञान तकनीकी, जैसे उसमें सिस्टम होता है ना, जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र हो गया, जीआईएस पद्धति, वैश्विक स्थितिक तंत्र, जीपीएस सिस्टम हो गया, और ये जैसे कि दूर संवेदन तकनीकी। ठीक, तो कई तकनीकियाँ होती है, टेक्नोलॉजी एक तरह से, मतलब उसको समझो, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें लाते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जो ये वर्गीकरण किया है, मतलब एक्सप्लेन करके बड़े लेवल पे करता है कि हर अलग अलग भाग में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, किसे जानकारी अध्ययन करेंगे। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होता रहे, मतलब आगे बढ़ता रहे नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक, उदाहरण, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीकी थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण से परिवर्तित हो गई है। पहले मतलब वैसे होती थी, हाथों से बनाया जाता था मानचित्र, अब मशीन, कंप्यूटर वगैरह से प्रिंट कर दिया जाता है। तकनीकी के विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। पहले वो जो उनके डाटा होता था वो इतना मुश्किल होता था उसको रखना, एनालाइज करना, अब कंप्यूटर से बहुत आसान हो जाता है। इंटरनेट व्यापक सूचना देता है, इंटरनेट से, सैटेलाइट से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस सिस्टम ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। इससे जीआईएस सिस्टम से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को मिलती जा रही है। वैश्विक स्थितिक तंत्र जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। अब इसमें होता क्या है, जीपीएस सिस्टम से हम किसी को भी ट्रैक कर लेते हैं, कहीं पे भी हो, तो एक एग्जिट मतलब सही उसकी स्थिति, मतलब सही जगह बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक, तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। इससे क्या हुआ, हमें और अच्छी जानकारी मिल जाती है और डिटेल में हम उसकी जानकारी कहीं पे भी बैठे हम पा जाते हैं। पहले इतना आसान नहीं होता था। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहें और उनके उपयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करते रहें। करें दिन पे दिन टेक्नोलॉजी जैसी आती जा रही है, उसमें सुधार करते जाएं, अपडेट लेते जाएं, अपडेट करते जाएं, और अपडेट से क्या है, नया नया ज्ञान इकट्ठा करें, जानकारी लें, और उससे और अच्छी जानकारी मिलेगी और हेल्प होगी। कम समय में हम ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जो पहले हम एक मैप बनाने के लिए पूरा दुनिया घूमते थे, अब सैटेलाइट से ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं देख के। ठीक, और ड्रॉ भी नहीं करना है, बस प्रिंट आउट ले लिया। तो नई नई टेक्नोलॉजी हमें क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे क्या है कि नॉलेज दे पा रही हैं किसी चीज़ के बारे में। उसके बाद है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। जो भौतिक भूगोल है क्या है और उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है, या भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। कह रहे हैं कि जो ये शाखा है, ये जो ब्रांच है, इसके बारे में बहुत अच्छा होगा बताना। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, ये सारे इसमें आते हैं भू आकृति में। ठीक है ना, जो इसकी भौतिक भूगोल है इसमें आएंगे। भौतिक भूगोल में भू आकृति हो गया, प्रवाह हो गया, उच्चावच हो गया, वायुमंडल हो गया, इसकी बनावट हो गई, संरचना हो गई, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है,
तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम हो गया, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, ये सारे किस में आ जाएंगे, भौतिक भूगोल में आते हैं। जल मंडल में क्या क्या आता है, समुद्र, सागर, झील तथा जल परिमंडल से संबद्ध तत्व, जहाँ पे भी पानी का मतलब जमाव होगा, इकट्ठा होगा बड़े लेवल पे, तालाब वगैरह जैसे। जैव मंडल में क्या होता है, जीवों के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचलन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका प्राचलन क्या है, उसका संतुलन कैसे लगा सकते हैं, पैरामीटर क्या है, किस हिसाब से हम उसको कह सकते हैं, ठीक, का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टी मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। मिट्टी का निर्माण भी मृदा निर्माण के हिसाब से ही होता है, ठीक है ना, माध्यम से, तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काल अवधि पर निर्भर करती है। समय पे चट्टानों से टूट के रेत, नदी का बहाव से क्या होता है, रेत बनती जाती है तो मिट्टी तैयार होती है और समय लगता है उस चीज़ के। काल अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मतलब किस तरह से उसका स्वरूप जो तैयार होता है एक अच्छे से, मतलब मिट्टी को समय लगता है उपजाऊ बनने में। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। मैदानों का प्रयोग खेती के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पठारों पे खनिज संपदा है, ठीक, जैसे कोई खनिज तत्व होते हैं, लौह तत्व हो गया, खनिज तत्व होते हैं ना, मिनरल्स, ऐसे चीज़ पाए जाते हैं। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करते हैं। जैसा कल बताया था हमने कि जैसी जलवायु होगी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जैसी जलवायु होगी वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, संस्कृति वहाँ की वैसी ही होगी। जलवायु का वनस्पति, सस्य, प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ का उद्योग धंधा भी वैसा ही होगा और वहाँ का रहन सहन, खान पीन, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का पशुपालन सब उसी हिसाब से होगा। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई कर देती है। जैसे वातानुकूल एयर कंडीशनर, एक छोटी जगह में ही उसको क्या करती है, चेंज। अब जैसे बाहर गर्मी बहुत है, हमने एसी लगा रखा है, अंदर ठंडक है, टेम्परेचर डाउन कर दिया, उस हिसाब से अपना ठंडी है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बाहर ठंडी है, अंदर गर्मी रहेगी। वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रादेशिक गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। मानसूनी वर्षा जो होती है तो कृषि को क्या है, गति प्रदान करती है, मतलब और जल्दी से ग्रोथ और हर एक चीज़ उसको बढ़ावा मिलता है खेती को। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर को पुनर्वेशित, रिचार्ज मतलब उसको रिसाइकिल करती रहती है पानी को, कर कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। या फिर उसको फिल्टर करते हैं, जैसे निकाला ज़मीन से पानी फिल्टर करके उसको घरों के लिए उपयोग के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए हम वैसे ही फिल्टर करके पी लेते हैं या और काम के लिए यूज़ करते हैं। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। समुद्र क्या है, संसाधनों का भंडार है, हम उसके बारे में भी जानते हैं। उसमें भी एक अलग ही जीवन है समुद्र में, ठीक है। वहाँ मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। मछली और अन्य प्रकार के जो खाने पीने की चीज़ें उसमें पाई जाती है, उसके अलावा और भी खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो 25% ज़मीन मान लो, पूरा बाकी 75% एक तरह से पानी ही पानी है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि दुनिया है, ठीक। और ये जो पृथ्वी है उसके हिसाब से तीसरा हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं, मनुष्य जिस पे रहता है।
भारत में समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीनीकरण पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि को प्रभावित करती हैं। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के आधार पर जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। मिट्टी पे ही तो सबका जीवन है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, मनुष्य हो गया, सब उसी पे जी रहे हैं। तो ये क्या है, उनको एक बेस देती है, कृषि के लिए हो, जीने के लिए हो। अब हमें अगर घर बनाना है तो बिना ज़मीन के तो हम पानी पे या हवा में तो घर बनाएंगे नहीं, ज़मीन चाहिए। और जीवों को भी जो रहने के लिए है, जो हाथी घोड़े ये सब छोटे से बड़े जीव ज़्यादातर मिट्टी से लेके पेड़ तक हैं, और पेड़ भी किस पे है, ज़मीन पे ही है। तो ये इन्हें आधार प्रदान करता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। कौन सा? भौतिक भूगोल। इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव एवं संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। वो तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो नेचर है ना उससे डिसबैलेंस होता जा रहा है, ठीक है। तो गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है। मनुष्य क्या करता जा रहा है, नई नई चीज़ों का वो कर रहा है, जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो करते जा रहे हैं, चीज़ें मतलब इम्प्रूवमेंट मॉडिफाई करते जा रहे हैं। उससे नेचर क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा संतुलन बिगड़ रहा है। अतएव सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। और सस्टेनेबल जो है सतत विकास, उसको कहते क्या है, यही नहीं कि जो अब अगर तुम्हारे दादा परदादाओं ने अगर पहले के ज़माने में कोई प्रजाति, चावल की प्रजाति ऐसी खाई हो, देखी हो, तुम्हारे आने वाले पोते नहीं देख पाएंगे, है ना। ऐसा ना हो। तो जैसे तेल है, मिट्टी का तेल था, अब मिट्टी का तेल अभी के समय में बहुत से बच्चे नहीं देख पाते। इससे 20 साल पहले सब मिट्टी के तेल से ज़्यादातर यूज़ करते थे। मिट्टी का तेल 20-25 साल पहले भी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब गैस पे आ गए हैं, इंडक्शन चूल्हे पे आ जाएंगे, सोलर सिस्टम पे आ जाएंगे, तो वो ख़त्म होता चला जाएगा। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, उनको देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह चलने लग गई तो बहुत सी चीज़ें क्या होगी, उसमें परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को कोई चीज़ देखने को ही ना मिले। तो ऐसा होना चाहिए कि उसका आगे समय तक भी चले, यूज़ ना हो लेकिन फिर भी वो रहे धरती पे, एकदम विलुप्त ना हो जाए। तो उसका सतत विकास होता रहता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थिर है, मौजूद हो। जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है, ये क्या करता है, भौतिक भूगोल के महत्व को बताता है, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में भूगोल क्या है, तो यहाँ देखो, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्डसन कहते हैं, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर कहते हैं। ये दो अलग अलग भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है ज्योग्राफी के बारे में। तो यहीं के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन आंसर है, तो वो हम बाद में कराएंगे, ठीक है। अभी खाली सारे चैप्टर हम पढ़ाते रहे, बाद में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरी कोशिश है वीडियो को पूरा सुनो, और जो भी मतलब आपको चैप्टर चाहिए या कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ भी आपको लगता है, तो कमेंट्स ज़रूर करें। और चैनल पे जो नए हैं वो लाइक शेयर तो करते रहें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।